Why this workshop? Because the research formulation जो होता है that matters a lot. आपको बेसिक फाउंडेशन, हर एक चीज की एक फाउंडेशन होती है, एक नींव होती है जो हमने रखनी होती है. सो इसलिए दिस वर्कशॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज मेनी ऑफ द PhD स्कॉलर्स स्ट्रगल ड्यू टू वीक फाउंडेशंस. फाउंडेशन वीक होती है, स्ट्रक्चर नहीं होता, कंफ्यूजन होता है रिसर्च में, आइडिया प्रॉब्लम स्टेज में कि व्हाट इज द आइडिया, मैं आइडिया क्या चूज करूं, व्हाट इज द सिनेरियो, व्हाट इज द रिसर्च एरिया. उसके बाद जब आप पुअर फॉर्मुलेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है, लीड्स टू रिजेक्शन, डिले एंड फ्रस्ट्रेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. पॉइंट नंबर 3 कि पुअर फॉर्मुलेशन मींस ऑन द बेस ऑफ योर रिसर्च, अगर आप उसको नहीं फॉर्मुलेट करते हैं जो उसका फाउंडेशन है, तो अल्टीमेटली साइन ऑफ से रिजेक्ट होंगे आपके. जब रिजेक्ट होंगे देन यू हैव टू मेक द चेंजेस. किसी किसी टाइम आई हैव स्कॉलर्स हु हैव चेंज देयर टाइटल 3 times 4 times by not having the base of this entire synopsis. So अगर आप your base is correct, your structure is correct, so आपको कोई रिजेक्शन नहीं मिलेगा. लेस टू लेस चेंजेस आएंगी, लेस टू लेस करेक्शंस आएंगी. दैट विल बिकम a very solid foundation for your research. And इससे क्या होता है, आपका जो जितना प्रोसेस होता है दैट बिकम्स वेरी स्मूथ एंड यू बिकम वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बेस इटसेल्फ, ताकि आप फ्यूचर में दैट डज नॉट हैम्पर योर इंटायर प्रोसेस ऑफ द PhD प्रोग्राम. आज बहुत सारी चीजें सीखने वाली हैं. सबसे पहली बात, व्हाट ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन एक्चुअली मींस. देखिए, PhD में जो भी आप टाइटल सर्च करेंगे, टाइटल आप फाइनल करेंगे या सर्च करेंगे, दैट हैज टू बी ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन. उस पे पहले कोई रिसर्च नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल फ्रेश रिसर्च होनी चाहिए. दैट हैज टू बी, दैट इज द मेन फाउंडेशनल स्टेप टू स्टार्ट योर PhD प्रोग्राम. उसके बाद उसको कैसे इवेलुएट करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं फर्स्ट ईयर में, नैरो टॉपिक ब्रॉड टॉपिक में बहुत डिफरेंस होगा, वो मैं आपको समझाऊंगा. गैप्स क्या होते हैं, आपने ऑलरेडी डन टॉपिक्स को कैसे अवॉइड करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू टेस्ट योर टॉपिक. जो ये पॉइंट है विच इज हाउ टू जस्टिफाई ओरिजिनलिटी टू योर सुपरवाइजर. देखिए, गाइड इज अ पर्सन, इज योर मेंटर थ्रू आउट योर PhD प्रोग्राम. It is very important to have a very good communication with your guide so that उनको आपका idea is very clear. It should be very clear to them कि आप करना क्या चाहते हो, क्या उसको उसका फ्यूचर क्या है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. जब आप ये रिसर्च कंप्लीट कर दोगे उसके बाद उसका क्या आउटकम आएगा. सो दैट थिंग हैज टू बी वेरी क्लियर टू सुपरवाइजर. अदरवाइज क्या होता है, इन आर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, सुपरवाइजर और गाइड, सुपरवाइजर एंड स्कॉलर के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाता. उनको समझ ही नहीं आता कि हमने करना क्या है सुपरवाइजर्स को. तो सुपरवाइजर क्या करेगा, आपका टॉपिक बार बार वो चेंज करवाते रहेंगे, आप उनको नहीं समझा पाओगे. सो दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम डे 1. उसके बाद आइडियाज कैसे करने हैं, उनको डिस्कार्ड कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे करना है, और ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चंस कैसे कंप्लीट करने हैं, चैप्टर्स को कैसे स्ट्रक्चरली डिवाइड करना है, क्या कॉमन टर्म्स यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजीज क्या क्या यूज होती हैं. उसके बाद इनफॉर्मल लैंग्वेज कैसे अवॉइड करना है. वो मुझे ऐसा लगता है कि सारे मास्टर्स स्टूडेंट रहे हैं, सो दे आर वेरी फेमिलियर अबाउट द लैंग्वेज, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती. दूसरा, व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट अलाउड इन AI यूसेज. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लेजरिज्म एंड AI. बिकॉज क्या होता है कि जितने भी आजकल सॉफ्टवेयर आए हैं, चैट GPT आ गया है या आपके और अदर सॉफ्टवेयर हैं जो आपको कंटेंट सर्च करते हैं. सो क्या करते हैं स्कॉलर्स विल डाउनलोड द इंटायर कंटेंट फ्रॉम दीज सॉफ्टवेयर और वो पुट करते हैं. अब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं प्लेजरिज्म के जिसमें आपका AI भी डिटेक्ट होता है. सो विच मीन्स अगर UGC ये बोलता है आपका AI ऑल्सो हैज टू बी बिलो 10% एंड प्लेजरिज्म ऑल्सो हैज टू बी बिलो 10%. तो होता क्या, आप एंड में आप सारा डिजाइन कर देते हो और जब आप सबमिट करते हो प्लेजरिज्म के लिए उसमें 100% AI आ जाता है, एंड दैट गेट रिजेक्टेड. सो दैट वी हैव टू टेक केयर फ्रॉम द डे 1 ताकि हमारी वो प्रॉब्लम ना आए. दूसरा, डिफरेंस बिटवीन थीसिस एंड जर्नल राइटिंग. आर्टिकल जो सबमिट करना था वो भी थोड़ा समझेंगे. पब्लिकेशन कब करनी चाहिए, कैसे टाइम सेव करना चाहिए, कैसे अपनी रिसर्च को डिफेंड करना चाहिए. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी विल लर्न टुडे. आई एम नॉट गेटिंग इनटू प्रो राइटिंग राइट नाउ. मैं प्रो राइटिंग नहीं समझाऊंगा आपको.
मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि इट डज नॉट बिकम टू मच heavy, because right now most of you are starting your PhD career. So I think we have kept it more on a starting base, not into core writing. Okay, what changes from PG to PhD? अब most of the students, most of the क्या eligibility है PG, PG में आप लोगों ने सिलेबस को फॉलो किया है. there is a difference. पीजी का लेट से आपने एमए इंग्लिश किया होता है, एमए इंग्लिश का एक सेट प्रोसीजर है, अपना क्या कहते हैं, आपका सिलेबस है ऑफ द यूनिवर्सिटी जो आपने फॉलो किया. बट जो पीएचडी स्कॉलर्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है. पीएचडी स्कॉलर एक डायरेक्शन क्रिएट करते हैं, बिकॉज टॉपिक होता है, टाइटल होता है, एंड यू क्रिएट द डायरेक्शन राइट नाउ. सो यू आर नॉट फॉलोइंग एनी सिलेबस इन योर पीएचडी प्रोग्राम. जो पीजी होता है, स्टूडेंट होता है, रिप्रोड्यूस करता है नॉलेज को. लेट से एक पीएचडी इंग्लिश में अगर आपने कोई पर्टिकुलर ऑथर के बारे में पढ़ा है, एंड इन योर पीएचडी स्कॉलर जो है वो उसको प्रोड्यूस करता है. लेट से आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है दो ऑथर्स के बीच में, कि लेट से चार्ल्स डार्विन और दो ऑथर हैं, उनके बीच में आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करके बताना है कि ये जो है ये क्रिटिकली अक्लेम्ड ऑथर है, ये क्रिटिकली अक्लेम्ड ऑथर नहीं है, दोनों में क्या डिफरेंस है. सो यू प्रोड्यूस द नॉलेज, you don't reproduce the knowledge. Second, PG scholars, students होते हैं, they answer the questions. And the PhD scholar has a very big difference. You raise the questions. You raise the questions, जिसको हम कहते हैं objective and hypothesis, कि आपके ये हमें लगता है कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, and we do a research on that. Then PG student depend on teachers, PhD scholar thinks independently. ये बहुत अच्छा aspect है. You are not bounded by any of the curriculum, any of the syllabus, any of the thing. You have your thought to think independently. So this is a very strong aspect which a PhD scholars have. PG students write descriptively, वो उसको लिखते हैं, जो PhD स्कॉलर है वो एनालिटिकल उसको एनालाइज करते हैं. ये बहुत अच्छा है, ये अपने माइंडसेट में डालिएगा. इट इज अ वेरी फ्री कोर्स. फ्री कोर्स मतलब फ्री थॉटफुल कोर्स है. इसमें आपको मतलब इट इज नॉट एन टू मच एकेडमिकली अलाइंड कोर्स, इट इज मोर ऑफ रिसर्च अलाइंड कोर्स. बहुत अच्छा स्ट्रक्चर्ड है, इसका प्रोसेस ऑलरेडी डिफाइंड है. जो आपके एग्जामिनर्स हैं वो अल्टीमेटली क्या आपसे लेंगे, दैट इज ओरिजिनल थिंकिंग होनी चाहिए आपकी, लॉजिकल आर्गुमेंट्स होने चाहिए, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी अक्रॉस चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप पूरी थीसिस बना रहे हैं और उसमें 8 चैप्टर्स हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. मतलब इट शुड बी इन अ वेरी कंसिस्टेंट वे, कि पहला हमारा इंट्रोडक्शन आ गया, लिटरेचर व्यू आ गया, वो मैं आपको बताऊंगा. उसके बाद एंड में आके आपने क्या रिसर्च का मेथड यूज किया है, एंड उसके बाद क्या उसमें फाइंडिंग्स आई. तो इसकी कंसिस्टेंसी रखेंगे तो इट इज नो वरीज दैट आपकी जो थीसिस है दैट विल बी जस्टिफाइड. जस्टिफिकेशन ऑफ एवरी डिस्कशन, जो आप डिस्कशन कर रहे हैं जस्टिफाइड होना चाहिए. कॉमन मिस्टेक जो फर्स्ट ईयर में करते हैं, दैट इज चेंजिंग टॉपिक रिपीटेडली. अब मैंने आपको जैसे एग्जांपल दिया, देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलर्स जो टॉपिक्स को रिपीटेडली चेंज करते रहते हैं, कि आज कोई टॉपिक रख लिया, फिर किसी ने कोई और सजेशन करा, उसमें चेंजेस कर दिए. सो व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग द टॉपिक, आपका कोर टॉपिक डे 1 पे रेडी होना चाहिए, एंड देन यू कैरी इट फॉरवर्ड. एंड अब रीडिंग है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक फाइनलाइज किया कि मैं पीएचडी इंग्लिश का एग्जांपल दूंगा तो आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगा. 2 ऑथर्स के बीच में आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है. अब आप रीडिंग करना शुरू करते हैं. रीडिंग हैज टू बी विद पर्पस. अब लेट्स से आप चैप्टर आपने डिफाइन नहीं किया, सिनॉप्सिस आपने डिफाइन नहीं किया, आप उसको पढ़े जा रहे हो, एंड दैट इज नॉट टेकिंग यू टू एनी एंड. सो अगर आपने इंट्रोडक्शन लिखनी है तो यू जस्ट टेक पार्ट ऑफ दैट, कि मेरे माइंड में है कि मैंने इंट्रोडक्शन बनाना है अपना, एंड आई स्टार्ट रीडिंग अकॉर्डिंग टू. सो यू हैव टू पर्पसली रीडिंग आपकी होनी चाहिए. राइटिंग विदाउट क्लैरिटी इज वेरी बिग मिस्टेक विच एवरीबडी डज. कि आपने राइट कर रहे हैं, चैट जीपीटी से डाउनलोड कर लिया, ऑनलाइन डाउनलोड कर दिया, उसको रीड नहीं करा, पढ़ा नहीं, एंड यू कैरी इट फॉरवर्ड, एंड यू देन गेट आप उसका बिल्कुल क्लैरिटी नहीं रहता, एंड यू फिनिश इट अप. उसके बाद फियर ऑफ ओरिजिनलिटी, ये एक बड़ा फियर है कि हम ओरिजिनल कैसे करेंगे, वेयर विल बिकम ओरिजिनल. सो देयर इज नथिंग. इंटरनेट में आपके पास यू गेट टाइटल्स, ओरिजिनल टाइटल्स भी आप सर्च कर सकते हैं. गूगल पे डालिए, आपको पता लग जाएगा कि वो पहले यूज हुआ है नहीं हुआ.
उसको और थोड़ा सा एक्सटेंडेड, जो डीलिमिटेशन है मैं आगे समझाऊंगा कैसे होगा, वो आप कर सकते हो थोड़ा सा, उससे ओरिजिनलिटी आ जाती है। ओवर डिपेंडेंसी ऑन सुपरवाइजर, ये एक बड़ा पॉइंट होता है जब हम स्टूडेंट एडमिट भी होता है एंड स्टूडेंट जब स्कॉलर जब पढ़ रहा होता है। स्कॉलर देखिए समझिए, फॉर एग्जांपल आई हैव अ पीएचडी इंग्लिश स्कॉलर एंड आई हैव अ पीएचडी इंग्लिश गाइड। नाउ जो गाइड है ही हैज गॉन थ्रू द पीएचडी प्रोसेस, सिर्फ डिफरेंस ये है, बट जो आइडिया ऑफ टाइटल है वो दोनों का डिफरेंट हो सकता है। एक चीज समझिएगा, यू डोंट हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन सुपरवाइजर टू मच, यू कैन टेक हिज हेल्प टू कंपोज इट एंड टू कंपाइल योर थीसिस। आप एक चीज समझिए, जो आपका आइडिया है, जो आपका रिसर्च एरिया है, दैट हैज टू बी डिफरेंट फ्रॉम योर गाइड, तो वो आप कभी मिक्स नहीं कर सकते। एंड गाइड हैज गॉन थ्रू दिस प्रोसेस और उनका काम यही है टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट कि ये जो आपका टोटल प्रोसेस ऑफ थीसिस है वो कैसे फॉर्मुलेट होगा, क्या स्टेप्स होंगे, आपने कैसे कैसे मिस्टेक्स हैं वो नहीं करनी है। बट ओवर डिपेंडेंसी मत रखिए, you have to take help of a supervisor, you don't have to be dependent on them. Okay, अब आते हैं अंडरस्टैंडिंग रिसर्च थिंकिंग फ्रॉम स्टूडेंट टू रिसर्चर, व्हाट इज रिक्वायर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, थोड़ा प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। दीज आर थ्री मेन थिंग्स यू हैव टू फॉलो। वन इज द शोध गंगा वेबसाइट, मैंने लिंक डाला हुआ है, मैं भी आपको गो थ्रू भी करवाऊंगा। अभी आप स्टार्टिंग है, जब भी टाइम मिले स्टार्ट रीडिंग थीसिस। शोध गंगा क्या है? शोध गंगा इज अ जितनी भी यूजीसी में जब आपको जिनको अवार्ड हो जाती है थीसिस, दैट इज अपलोडेड इन शोध गंगा, यूनिवर्सिटी वाइज, इंडिविजुअल वाइज, दैट इज दिस इज अ रिजर्वायर ऑफ इंडियन थीसिस। जो भी स्कॉलर हैं अभी से इसको स्टडी करना शुरू करें, एक एक चैप्टर पढ़ें, जब टाइम मिले तब पढ़ें, मोबाइल पे पढ़ें, यू कैन गो थ्रू योर मोबाइल फोन, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो स्टार्ट रीडिंग इट, यू विल हैव लॉट ऑफ क्या कहते हैं थीसिस इनटू इट, चैप्टर वाइज, अब्स्ट्रैक्ट वाइज, आपको समझ आएगा कि कैसे अलाइनमेंट होती है, क्या उसमें स्ट्रक्चर होता है। सेकेंड इज जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पीएचडी का, दैट इज आर्टिकल राइटिंग। 2 आर्टिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। जो मैंने ये दोनों जर्नल्स मेंशन करे हैं, विच इज स्कोपस लाइब्रेरी एंड IEEE, दीज आर ऑल हाई हैंड जर्नल्स, बहुत क्वालिटी जर्नल्स हैं। इसी में कोशिश करते हैं हम लोग सबमिट हो, अगर इसमें सबमिट होता है तो आपकी क्वालिटी ऑफ थीसिस बिकम्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। IEEE is basically for engineering and Azure में there are lot of Scopus में there are lot of other वो journals। तो मैं आपको थोड़ा सा go through कराता हूँ एक एक वेबसाइट so that you are able to understand that। Okay, now this is Shodh Ganga। open when you open it, आप सर्च में जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी टाइप करेंगे, यू विल फाइंड ऑल द यूनिवर्सिटीज इनटू इट। अब जैसे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन किया हुआ है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की एक कम्युनिटी है, दिस इज व्हाट इज द कम्युनिटी। अब ये आपके नीचे सारे थीसिस आ गए, थीसिस के टाइटल्स और उनके रिसर्चर, मतलब कौन से पीएचडी स्कॉलर जिनको अवार्ड हुआ है और उनके गाइड्स कौन कौन से हैं। तो लेट से अभी मैं 2021 की एक ओपन करता हूं, विच इज दिस थीसिस। अब आप नीचे जाएंगे, इधर आपको टाइटल भी मिल जाएगा, डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ फिगर, एब्रिविएशन, एक्नॉलेजमेंट, अब्स्ट्रैक्ट, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड फाइनली द रिकमेंडेशन। सो टोटल थीसिस इज अपलोडेड इनटू दिस, ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। अब लेट से मैंने फॉर एग्जांपल टाइटल पढ़ना है, सो आई ओपन इट अक्रॉस, सो दिस इज द टाइटल। ओके, this is vulnerability, abuse and health condition of homeless people in Delhi। So School of Social Science, Tata Institute of Social Science, Mumbai, right? अब if I want to see another chapter, उसके बाद मैं declaration, table of contents open करना चाहता हूँ। So these are the table of contents। अब आपको इससे क्या डिफाइन होगा कि आपने ऐसे ही टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने हैं अपने। सो लेट से आपके 2 years पढ़े हैं, अगर आप मे बी 6 months में 20 पेजेस करते हैं या 30 पेजेस करते हैं, अपने टेबल ऑफ कंटेंट साथ साथ डिफाइन कर सकते हैं बिल्कुल ऐसे, तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड ऑफ उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
देन आई सी, मैं एक चैप्टर देखता हूँ, दिस इज चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन एंड रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रॉपर्ली अलाइंड चैप्टर है। सो अगर आप देखा जाए, उन्होंने चैप्टर 1 इट इज मेड ऑफ 31 पेजेस। अगर आप चैप्टर वाइज को भी अपने पीएचडी में डिफाइन करेंगे, अगर आपने 31 पेजेस 6 मंथ्स में प्रिपेयर करने, सो आई डोंट थिंक दैट इज अ वेरी वेरी बिग टास्क। डिफाइन प्रॉब्लम यही आती है कि वी डोंट डिवाइड द इंटायर थिंग। सो शोध गंगा को टेक इट एज अ नॉलेजेबल टूल, स्टार्टिंग में स्टार्ट रीडिंग इट एंड अंडरस्टैंडिंग द हाउ द थीसिस आर मेड, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर होते हैं। अब मैं आता हूं स्कोपस जर्नल्स में। ये जर्नल्स हैं जिसमें हम सबको ये एडवाइस करते हैं, इन योर इन योर सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट, मीन जब आपका कोर्स वर्क का एग्जाम खत्म हो जाता है, आपका टाइटल फाइनलाइज होता है, साइनॉप्सिस सबमिट होता है, उसके बाद आप स्कूपस में अपना आर्टिकल पब्लिश करने के लिए डाल दीजिए, राइट। ये सारे जर्नल्स हैं। अब जैसे दिस इंटरनेशनल जर्नल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के स्कॉलर्स हैं वो इसमें सबमिट कर सकते हैं। कोई एआई है तो वो एआई का ओपन जर्नल है। उसके बाद क्लिनिकल कंपेनियन का जर्नल है, ग्लोबल रिपोर्ट्स का है। सो देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स, दीज आर ऑल जर्नल्स जिसके अंदर सबमिट होता है। जैसे आई विल ओपन फॉर यू वन ऑफ द जर्नल्स, दिस इज एएसी क्लिनिकल प्लेस रिपोर्ट। अब ये सारे जर्नल्स सबमिटेड हैं, आप नीचे आएंगे, लेटेस्ट पब्लिश्ड। आप इसको, यू कैन ओपन वन ऑफ इट एंड अंडरस्टैंड इट। अब ये देखिए, दिस इज व्हाट हाउ द जर्नल इज मेड। इसमें आपका आर्टिकल इंफॉर्मेशन आता है, अब्स्ट्रैक्ट आता है, इंट्रोडक्शन आता है, केस रिबन। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितने भी जर्नल्स होते हैं वो इसी तरीके से डिजाइन होते हैं। अगर आपने क्वालिटी जर्नल रखना है, इट हैज टू बी डिजाइन। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने यू हैव टू मेक 200 पेजेस। अब ये जर्नल आपका 4 पेजेस का बना हुआ है, विच मीन्स आर्टिकल है। आर्टिकल कैन बी ऑफ 3 पेज, 4 पेज, 5 पेजेस। दैट इज वेयर द क्वालिटी ऑफ द आर्टिकल विल हेल्प। क्योंकि क्या होता है, जब आप स्कोपस जर्नल की बात करूंगा, इसमें सबसे पहले आपका मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट होता है, एक छोटा स्क्रिप्ट सबमिट होता है। अगर वो अप्रूव होता है, देन यू सबमिट द आर्टिकल। सेकेंडली, बहुत स्कॉलर्स को एक बड़ा क्वेश्चन होता है कि आर्टिकल के कितने पैसे लगेंगे, व्हाट वुड बी द चार्जेस ऑफ द आर्टिकल, क्या पैसा लगेगा, एंड ऑल दोस थिंग्स। एक चीज अंडरस्टैंड करिए, जितने भी स्कोपस के जर्नल्स हैं या IEEE के जर्नल्स हैं, बिलो 9 पेजेस आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। सो ट्राई मेक योर आर्टिकल्स ऑफ मे बी 5-6 पेजेस प्लस रेफरेंसेस। वो 9 पेजेस से कम होगा, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी हैज टू बी वेरी मच रिक्वायर्ड, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा आपका पेपर। तो आप इसमें गो थ्रू कर सकते हैं, देयर आर लॉट ऑफ पेपर्स इनटू इट, आप इसमें आराम से इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अब मैं आपको IEEE दिखाऊंगा। जो ये IEEE जर्नल है, ये बेसिकली जर्नल है आपका उसका इंजीनियरिंग जर्नल है। ये इंजीनियरिंग जर्नल है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें आपको सारे जर्नल मिलेंगे, बेसिकली जितने भी इंजीनियरिंग है वो इसी में ही आते हैं जर्नल्स। ओके, विल बी बैक टू द प्रेजेंटेशन। ओके, ठीक है। ओके, अब विल गो टू द नेक्स्ट स्टेप, विच इज स्टूडेंट थिंकिंग एंड रिसर्चर थिंकिंग। दोनों में क्या फर्क है? जो स्टूडेंट है, दैट लर्न सिलेबस, आप क्रिएट नॉलेज करते हैं। स्टूडेंट थिंकिंग में आप फॉलो इंस्ट्रक्शंस करते हैं। एज अ रिसर्चर यू हैव टू टेक डिसीजंस। स्टूडेंट थिंकिंग में यू हैव टू आंसर क्वेश्चंस, एंड रिसर्चर में यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चन। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। व्हाट डज रिसर्च रियली मीन्स? ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए, जस्टिफिकेशन ऑफ चॉइसेस होने चाहिए, एंड लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ प्रॉब्लम होना चाहिए। यू आर ओनर ऑफ योर टाइटल थीसिस, सो यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म ओनरशिप ऑफ दैट। ओके, रिसर्च आइडिया एंड प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप है कि हाउ डू यू फॉर्मुलेट योर आइडिया एंड अदर थिंग्स। जो आपका टॉपिक होना चाहिए, दैट हैज टू बी अ ब्रॉड आइडिया।
एरिया। रिसर्च प्रॉब्लम स्पेसिफिक अनरिजॉल्व इशू होना चाहिए, कोई अनरिजॉल्व इशू है उस पर आप देख सकते हैं। वेयर गुड रिसर्च कम फ्रॉम, लिटरेचर का क्या गैप है। लिटरेचर क्या होता है कि ऑलरेडी उसमें क्या पढ़ाई हो रखी है या क्या रिसर्च हो रखी है, उसमें क्या गैप आया। उसके बाद कंफ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स होनी चाहिए, पॉलिसी फेलियर्स क्या क्या रहे हैं, क्या निग्लेक्ट हुआ है, वीक इम्प्लीमेंटेशन हुई है, वो आपको सारा एक बार देखना पड़ेगा। अब जैसे लेट से आप लोगों ने यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड योर मास्टर्स, तो मास्टर्स में आपने लेट से एमबीए है या एमएससी है या एमटेक है, तो उसमें आप लोगों ने इंटर्नशिप्स या थीसिस या वो सारा कुछ किया होगा। यू कैन कैरी इट फॉरवर्ड, उसका एडवांस वर्जन भी कर सकते हैं, ताकि इट बिकम्स इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू आइडेंटिफाई अ रियल प्रॉब्लम। क्या वर्क नहीं कर रहा, क्या इनएडिक्वेटली एड्रेस्ड है, दैट इज वेयर यू हैव टू सी दैट। एंड टेस्ट फॉर अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इज इट स्पेसिफिक, क्या आपकी रिसर्च जो टाइटल है वो स्पेसिफिक है, क्या वो रिसर्चेबल है, वो देखना पड़ेगा। क्या आप उसको डिफेंड कर सकते हो अगले 5 साल प्लस 5 years मोर, क्या वो कंट्रीब्यूट करता है सब समथिंग न्यू में। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है टू स्टार्ट योर टाइटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक रिसर्च स्कॉलर आए, उन्होंने बोला कि आई वांट टू डू अ सोशो इकोनॉमिक चेंजेस इन बाइंग बिहेवियर ऑफ विमेन्स इन इंडिया। अब मैंने उनके साथ बैठा, मैंने कहा सर अगर आप इंडिया का करते हैं, सो विच मीन्स यू हैव टू टेक एनालिसिस ऑफ थ्रू आउट इंडिया। Now, as a single research scholar, it is not possible for you to take the entire thing for entire India. So फिर उनको reduce करके, he was from Bhopal, so reduce करके socio-economic study of buying behavior of women's, pattern of women's from social media in the state, in the district particular करके कंसाइज करके, और उनको पर्टिकुलर एरिया कंसाइज कर दिया ताकि वो रिसर्चेबल हो जाए। ऑल इंडिया आप रिसर्च कर ही नहीं सकते, कितने आप क्वेश्चनियर भरवाओगे, कितने आप क्वेश्चन पूछो। सो दैट इज वेयर यू हैव टू रीड into a particular concised form, concised area. Originality of research, very important. It has to be कंटेक्सुअल होना चाहिए, सेक्टर बेस्ड होना चाहिए, कंपैरेटिव करो, कंपैरेटिव मतलब दो चीजों को कंपेयर कर लो, वो इजी होता है। इंटरप्रेटिव होना चाहिए, कॉस्मेटिक चेंजेस नहीं होने चाहिए, कॉपी बेस्ड फ्रेमवर्क नहीं होना चाहिए, वही ओरिजिनलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब आपका कोर्स वर्क कंप्लीट होगा, साइनॉप्सिस। अब साइनॉप्सिस क्या होता है, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। जब आप बुक प्रिंट करते हैं उससे पहले उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं। जब आप एक घर बनाते हैं उसका एक पहले यू मेक अ बेस ऑफ दैट। आप कोई प्रोजेक्ट करते हैं, सो यू मेक अ बेस ऑफ दैट। साइनॉप्सिस इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर एंटायर पीएचडी। उसमें चैप्टर्स क्या क्या होंगे, मेथड क्या क्या यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, हाइपोथेसिस क्या क्या होंगे, और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। सो साइनॉप्सिस इज योर बेस। सो बी वेरी वेरी रेस्ट एश्योर्ड कि आपका साइनॉप्सिस प्लेज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर थीसिस। जब आपका साइनॉप्सिस सबमिट हो जाता है और आपका टाइटल फाइनलाइज होता है, विच मीन्स योर पीएचडी गेट रजिस्टर्ड, आपको आरडीसी लेटर मिलती है, तो वेयर योर साइनॉप्सिस इज इंटायरली हैज टू बी वेरी सॉलिड। तो इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन, ये 5-6 पॉइंट रखिए एंड देन यू कैरी इट फॉरवर्ड। अलाइनमेंट रूल्स, प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, प्रॉब्लम्स, ऑब्जेक्टिव, क्वेश्चन एंड मेथोडोलॉजी, बस सिंपल। योर एंटायर साइनॉप्सिस शुड बी अलाइंड अकॉर्डिंग टू दिस। रूल्स बड़े सिंपल है। स्टार्ट विद वन क्लियर रिसर्च प्रॉब्लम, टाइटल एक फाइनल करिए, वन रिसर्च प्रॉब्लम। अलाइनमेंट का जो रूल है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। यू जैसे बिल्कुल स्ट्रिक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल A4 साइज की शीट होनी चाहिए, उसमें आपका गैप 1.5 होना चाहिए, टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए। तो इसको अलाइनमेंट रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। ऑब्जेक्टिव्स को लिमिटेड करिए। मैंने स्कॉलर्स देखे हैं कि दे पुट 10-10 15-15 ऑब्जेक्टिव्स, नॉट रिक्वायर्ड। आप 3 ऑब्जेक्टिव रखिए, उसको लिमिटेड रखिए। उसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस को फ्रेम करिए
क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, मेथड क्या यूज करोगे वो कर लीजिए, लिटरेचर रिव्यू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो स्टडी है उससे निकाल सकते हैं, स्कोप एंड लिमिटेशन को डिफाइन करिए, कॉन्ट्रीब्यूशंस, सिंपल फॉर्मल कंसिस्टेंट लैंग्वेज रखिए और यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करिए। ये सिंपल मेथड रूल्स हैं जो आप फॉलो करिए टू मेक योर साइनॉप्सिस। फॉर्मेटिंग गाइडेंस मैं आपको बता देता हूँ। यूजुअली हर एक यूनिवर्सिटी का 95% सेम होता है, बट कोई यूनिवर्सिटीज, जैसे देर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज हु आस्क साइनॉप्सिस इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट और कुछ होता है नैरेटिव फॉर्मेट। तो 99% नैरेटिव होता है, फ्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी टेक्स इन स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। लेंथ हम ये कहते हैं कि डोंट हैव इट मोर देन 10 to 15 पेजेस, बिकॉज क्या है कि साइनॉप्सिस 30, 35, 40 पेजेस बनाने का कोई फायदा नहीं है। हैव इट स्पेसिफिक होना चाहिए, 10 to 15, 20 मैक्सिमम, जिसके अंदर पेज साइज होना चाहिए आपका A4। मैंने मार्जिन आपको बताया, लेफ्ट में 1.5, राइट में 1, टॉप में 1, बॉटम में 1। फॉन्ट साइज टाइटल का 14, हेडिंग 12, टेक्स्ट नॉर्मल होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग 1.5 होनी चाहिए। ये सारे एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस है, सॉरी साइनॉप्सिस है। अलाइनमेंट, जस्टिफाइड टेक्स्ट होना चाहिए, हेडिंग लेफ्ट अलाइन होनी चाहिए, पेज नंबर होना चाहिए, हेडिंग के सारे फॉर्मेट्स होने चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन है, अगर इंट्रोडक्शन के नीचे उसका बैकग्राउंड और है तो 1.1 होना चाहिए। डेकोरेटिव स्टाइल्स अवॉइड करिए, नहीं रिक्वायर्ड होता कि इसको आप अलग अलग तरीके के बुलेट पॉइंट्स लगा दें या आजकल आइकन्स बने हुए हैं, ऐसा मत करिए। पैराग्राफ रूल्स होता है, लीव वन ब्लैंक लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स, नो एक्स्ट्रा स्पेसिंग होनी चाहिए। टेबल्स, शुरू से जब आप पहला टेबल डालें, टेबल 1, फिगर 1 उसको करते रहिए ताकि आपको एंड में जाके उसकी एडिटिंग में ना काम करना पड़े। उसके लास्ट में आपके रेफरेंसेस साइटेशन आते हैं, वो एपीए स्टाइल्स यूज होते हैं। एपीए स्टाइल्स आपको इंटरनेट चैट जीपीटी में मिल जाएगा, आप टाइप करेंगे तो यू कैन गेट द एपीए स्टाइल। फुटनोट्स कुछ डालना है। प्लेजरिज्म हैज टू बी बिलो 10%, 15% नहीं, 10% से कम होना चाहिए। फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, नो फर्स्ट पर्सन लैंग्वेज अनलेस परमिटेड, ओनली फॉर्मल लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड फॉर योर फॉर्मेटिंग। थोड़ा सा टर्म्स समझेंगे, क्या क्या टर्म्स होते हैं, ताकि वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइम। इनकरेक्ट टर्मिनोलॉजीज अगर आप यूज करोगे तो एग्जामिनर को कंफ्यूजन होगी, वीक आर्गुमेंट्स होंगे, रिजेक्शन आएगा। एंड की टर्म्स को क्लैरिफाई करें तो मेथड, मेथोलॉजी, रिसर्च गैप, वेरिएबल्स, स्कोप्स, अभी वो मैं आपको सारा एक बार री एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अभी ये आगे आपके all steps and components of the synopsis. Title of the research, why it is used, to clearly state that research is about, क्या research है, indicate scopes, variables, be specific not broad। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वो उसका अपना भोपाल वाला, be specific, छोटा एरिया लीजिए ताकि it is basically easy for everybody to understand। रिफ्लेक्ट करना चाहिए रिसर्च का प्रॉब्लम। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि लेट्स से मैंने एक टॉपिक चूज किया, इंट्रोडक्शन ऑफ एआई इन डिजिटल लाइब्रेरीज इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो इंट्रोडक्शन मीन्स उसके बारे में, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, लाइब्रेरीज अभी तक क्या पंजाब यूनिवर्सिटी में आई हैं, क्या क्या उसके अंदर अपडेट्स हैं, गवर्नमेंट ने क्या उसमें चेंजेस डाले हैं या नहीं डाले। उसके बाद बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, उसके बीच में क्या बैकग्राउंड हुआ है, टू एक्सप्लेन हाउ प्रॉब्लम इवॉल्व, क्या प्रॉब्लम्स आई हैं, उसका हिस्टोरिकल, थ्योरेटिकल एंड पॉलिसी कंटेक्स्ट हो जाएगा। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें इसके ऊपर क्या स्टडी हो चुकी है एक्चुअल में। तो देयर विल बी लॉट ऑफ स्टडीज, देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चर्स हु डू लॉट ऑफ स्टडीज, तो आपको उनकी पार्ट ऑफ स्टडी डालना पड़ेगा और उनका रेफरेंस डालना पड़ेगा। लेट्स से राधिका एंड शिवम हैज डन अ रिसर्च ऑन डिजिटल लाइब्रेरी, तो उसका एक रिसर्च गैप डाल के आप उसको अपडेट कर लोगे। उसके बाद रिसर्च गैप्स क्या क्या आए हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं इसमें, व्हाई इट इज यू टू क्लियरली डिफाइन एग्जैक्ट इशू ऑन योर रिसर्च एड्रेसेस। नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी,
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों करना चाह रहे हो, व्हाट इज द नीड, कि भी मैं डिजिटल लाइब्रेरीज को एआई ड्रिवन करना चाह रहे हैं, हम डिजिटल लाइब्रेरीज में रोबोटिक्स डालना चाह रहे हैं। सो दैट नीड एंड सिग्निफिकेंस वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, रिसर्च के क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं टू ट्रांसलेट ऑब्जेक्टिव इनटू आंसरेबल क्वेश्चंस, what they contain, question directly derived from objectives, focused, researchable, hypothesis. Hypothesis में क्या होता है कि it is an we have to test relationship between variables, कि भी उसको हम ये hypothetically हम सोच रहे हैं ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, objective based उसको हमको टेस्ट करना होता है कि ये हुआ या नहीं हुआ। So hypothesis has to be defined। जितने objectives होते हैं उतने ही hypothesis होते हैं। वेरिएबल्स, क्या क्या वेरिएबल आपकी स्टडी को क्या क्या वेरिएट करेंगे, दैट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मीडिएटिंग, मॉडरेटिंग वेरिएबल्स। कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या रहेगा, डायग्राम मॉडल्स क्या रखे हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि फिर रिसर्च की मेथडोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप रिसर्च को क्या मेथड यूज करेंगे जिससे आप अपनी रिसर्च को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो उसमें रिसर्च का क्या डिजाइन रहेगा, डाटा का सोर्सेस क्या रहेंगे आपके। अब इसमें दो डाटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा, एक प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा नीचे डाटा कलेक्शन में समझाऊंगा आपको। फिर सैंपल मेथड कैसे यूज करेंगे, टूल्स क्या क्या यूज करेंगे, एंड फाइनली डाटा एनालिसिस क्या करेंगे। अब डाटा कलेक्शन का पार्ट आता है जो उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा है। हम जितने भी स्कॉलर्स हैं जो कि लाइव इंटरव्यूज में नहीं दे जाना चाहते, इंटरव्यूज नहीं लेना चाहते, क्वेश्चन नहीं भरवाना चाहते, सो वी टेल देम कि आप सेकेंडरी डेटा लो। अब सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि लेट से मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, ऑलरेडी पॉलिसी इंटीग्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज, तो उस पे मैं डिजिटल लाइब्रेरीज इन गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, तो उसकी एक कंपैरेटिव एनालिसिस कर लूंगा, पॉलिसीज उठा लूंगा जितनी भी गवर्नमेंट की आई हैं, उसका एनालिसिस कर लूंगा। एनालिसिस करके देन वी उसको एनालिसिस करके उसमें आपको डेटा जो है, डेटा सोर्सेज ओनली गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिसको आप एनालिसिस करके उसकी क्रिटिकल एनालिसिस करके और उसको आप कर सकते हो। इट इज अ इजी टू कलेक्ट डेटा देन द प्राइमरी डेटा। तो हम कोशिश ये करते हैं, जो स्कॉलर्स हु कैन नॉट डिवोट टू मच ऑफ टाइम, यू गो इनटू सेकेंडरी डेटा। उसके बाद आपका डेटा एनालिसिस आ गया, उसको टेस्टिंग करना होता है और रिजल्ट्स निकालने होते हैं। वो जब आप कोर्स वर्क कंप्लीट करेंगे तब तक आपको सारे विल हैव अ सेशन ऑन द सॉफ्टवेयर, जैसे आपका पाइथन हो गया, उसके बाद एसपीएसएस हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर इनके अलग अलग हम लोग सेशंस करेंगे आगे इन फ्यूचर। व्हाई दे आर यूज, उससे टेबल्स बनते हैं, न्यूमेरिकल डेटा बनता है, ग्राफ्स बनते हैं, चार्ट्स बनते हैं, फिगर्स बनते हैं, तो उससे आपका एनालिसिस का पूरा रिजल्टेंट आ जाता है। फिर आप डालते हैं फाइंडिंग एंड रिजल्ट्स, कि आपके क्या फाइंडिंग्स हैं, क्या रिजल्ट्स हैं, वो डालते हैं। डिस्कशंस क्या क्या हैं, कंक्लूजन्स क्या क्या हैं, क्या कंक्लूड किया है आपने, क्या रिकमेंड किया है, क्या जो भी आपकी ये थीसिस पढ़ेगा स्टूडेंट, या आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल पढ़ेगा या आपको कोई इसको रेफर करेगा, उसको क्या रिकमेंड करते हो, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, फ्यूचर स्कोप क्या है, क्या उसमें आपने एब्जर्वेशंस यूज करे हुए हैं, रेफरेंसेस कहाँ से लिए हैं, फाइनल द अपेंडिक्स। सो ये सारा आपका टोटल थीसिस का फॉर्मेट बनता है। एकेडमिक राइटिंग फॉर बिगनर्स, अभी ज्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, देन आफ्टर योर कोर्स फॉर कंप्लीशन विल हैव रेगुलर सेशंस टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई स्कॉलर fear writing, लैंग्वेज एंजाइटी, fear of judgment, overthinking grammar, what academic writing actually means. People understand कि very good English is only academic. No, it is logical thinking, structured argument, evidence based claims. बड़ा इंपॉर्टेंट है। गुड इंग्लिश आपको कहीं से मिल जाएगा, रिफ्रेजिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको आराम से गुड इंग्लिश कर सकते हैं, बट लॉजिकल थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। सो व्हाट इज द लॉजिकल थिंकिंग बिहाइंड इट, पैराग्राफ स्ट्रक्चर, मेन आइडिया, एविडेंस, साइटेशन, एनालिसिस, लिंक टू रिसर्च, ये सारा स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। व्हाट टू अवॉइड, स्टोरी टेलिंग। अब जैसे स्टोरी टेलिंग अवॉइड है, बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज हु से कि हम वो स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में चाहिए, तो दैट डिपेंड्स अपॉन। ओपिनियन विदाउट एविडेंस एंड लॉन्ग लॉन्ग अनक्लियर सेंटेंसेस, वो अवॉइड करिए। ओके, अब हम एक आपको लाइव थीसिस एंड पेपर स्टडी करवाएंगे so that you're able to understand it.
ओके, अब ये लाइव साइनॉप्सिस है। टाइटल है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एंगेजमेंट रोल ऑफ एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, एम्प्लॉयर प्रोपोजिशन एंड एम्प्लॉय एक्सपीरियंस। पहले टाइटल आता है आपका ऐसे, दिस योर टाइटल। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद मे काइंड ऑफ कोट, कोई फेमस कोट डालिए एंड यू स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज ऑल अबाउट, अब इसमें क्या इंट्रोड्यूस किया है, क्या स्टडी हुई है। अब आप इसमें देखिएगा जो जो जहां से रेफरेंसेस लिए हैं दैट हैज बीन इटैलिक्स, जो भी रेफरेंसेस लिया गया है, जिस भी उस साइटेशन से हुआ है दैट हैज बीन मार्क्ड इन इटैलिक्स। और बी वेरी वेल डिफाइंड। आप एक चीज देखिए, आपका जो भी मार्जिन है दैट हैज टू बी वेल डिफाइंड। फिर आता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि इसमें क्या लिटरेचर स्टडी हो रखी है, क्या इसमें पढ़ाई हो रखी है, दैट इज पार्ट ऑफ द रिव्यू ऑफ द लिटरेचर। आप देखिए इसमें अगेन इन अ स्टडी इन 2024 स्टडी ऑफ हायर एजुकेशन इन पंजाब, कौर एंड वर्मा 2024। फिर आपका आ गया बैकॉज एंड टिक्कू 2004। कोशिश ये करेगा जो साइटेशन आप यूज कर रहे हैं, जहां से स्टडी कर रहे हैं या आप कंटेंट को एनालिसिस कर रहे हैं, वो थोड़ा दैट शुड नॉट बी वेरी ओल्ड। अब जैसे 2013 हो गया, 2025 हो गया ब्लू वेवी ग्रुप का, तो इसमें आपको ये सारी की सारी आपको स्टोरी टेलिंग, सॉरी आपको ये इसमें आपको यू गेट द थिंग इन लिटरेचर रिव्यू। अब आता है रिसर्च गैप एंड जस्टिफिकेशन ऑफ स्टडी। क्यों हम रिसर्च गैप क्यों किया है, उसमें रिसर्च गैप निकाल दिया कि फ्रेगमेंटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्ट्स, फिर कंटेक्चुअल वॉइड इन इंडियन लैंडस्केप, वो कहते हैं वॉइड है इंडियन लैंडस्केप के अंदर। फिर उसके अंदर लिमिटेड एक्सप्लोरेशन ऑफ मीडिएटिंग मैकेनिज्म, लिमिटेड है मीडिएटिंग मैकेनिज्म। उसके बाद इंपेरिकल इंटीग्रेशन कम है। फिर हमने जस्टिफिकेशन क्या मांगी है कि भी हम जस्टिफिकेशन क्यों है स्टडी की, वो लिखी है। उसका एकेडमिक जस्टिफिकेशन हो गया, प्रैक्टिकल जस्टिफिकेशन हो गया। उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हम लोग क्या रख रहे हैं इसका, वो हमने मेंशन किया है। थ्योरी मॉडल क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, वेरिएबल से कैसे रिंग करता है, स्कोप क्या है स्टडी का, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस स्टडी विल कवर आईटी आईटीएस प्रोफेशनल वर्किंग इन सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस इन दिल्ली। तो हमने इसको स्कोप कर दिया कि हम लोग आईटी आईटीएस प्रोफेशनल वर्किंग्स उनकी स्टडी को कवर करेंगे स्पेसिफिकली इन रिसर्च area. By limiting the scope of professionals of Delhi's IT, the research captured workforce known for high competition, high iteration, making it relevant and meaning setting for this investigation. वो उन्होंने बोला कि हमने ये पर्टिकुलरली इसलिए चूज किया बिकॉज हाई कंपटीशन है एंड हाई इटरेशन है। उसके बाद रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं, बेसिकली ओनली 4 ऑब्जेक्टिव्स, उसके 4 हाइपोथेसिस हमने बना के इसको फिनिश कर दिया। फिर आता है रिसर्च का मेथोडोलॉजी, पहला रिसर्च डिजाइन, उसके बाद ओवरव्यू बना दिया रिसर्च का क्या अप्रोच रख रहे हैं हम, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो आपको भी कोर्स वर्क में यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस कैसे होता है। रिसर्च डिजाइन हम कैसे कर रहे हैं, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, कैजुअल एंड कोरिलेशन है, स्टडी सेटिंग क्या है, नॉन कोविड है, एंड टाइम होराइजन क्रॉस सेक्शनल है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम है। उसके बाद अभी जैसे मैम ने आपसे प्रीवियसली मैम सोनिया मैम ने आपसे डिस्कस किया होगा हाउ टू कैलकुलेट द सैंपल साइज, ये आगे भी हम डिस्कस करेंगे। ये एक फॉर्मूला है टू हाउ टू कैलकुलेट द सैंपल साइज, तो उसको हम करके इसी से हम सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं, प्रिसीजन निकालते हैं। सो विच मींस अगर सैंपल साइज 384 आया तो हम ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेट 385 कॉरेस्पॉन्डेंट्स ले लेते हैं, विच मींस हमने इसको सैंपल साइज को स्क्वीज कर दिया, दिल्ली एरिया ओनली 385 रिस्पॉन्डेंट्स, तो हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे सिर्फ इतने को ही। सैम्पलिंग मेथड, प्रॉफिटेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग टेक्निक्स,
random probability sample size 385 respondents only. सैम्पलिंग एरिया क्या है दिल्ली का, और सैम्पलिंग सेक्टर क्या है आईटी आईटीएस प्रोफेशनल्स। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि हम सैंपल लेंगे कहाँ से, हम एवरीबडी इज वर्किंग, वो कहते हैं हम सैंपल कलेक्ट कहाँ से करें। सो सैंपल के लिए देयर आर लॉट ऑफ एजेंसीज हु डू द सैंपल सर्वे, वो आपके भी यहाँ पे सैंपल सर्वे कर देते हैं एंड यू गेट द रिस्पॉन्सेज, क्वेश्चनर्स फिल करा देते हैं एंड यू गेट द सैंपल सर्वे। सो देयर इज नो रॉकेट साइंस, यू डोंट हैव टू गो डोर टू डोर। हाँ यस, एनीबडी हु वांट्स टू गो एंड कलेक्ट सैंपल्स, जो करना चाहता है इज गुड इनफ, इंटरव्यूज करना चाहते हैं गुड इनफ, बट if you there are external agencies जो आपके गूगल फॉर्म्स एंड दूसरे फॉर्म दे फिल इट अप एंड गिव इट अक्रॉस टू यू, एंड उसके फिर हम एनालिसिस कर सकते हैं। डाटा कलेक्शन टूल्स में स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स और सेकेंडरी सोर्सेज सच एज बुक्स आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट्स विल बी हेल्प इन बिल्डिंग बैकग्राउंड एंड कल्चर। में सेकेंडरी एंड प्राइमरी डेटा दोनों यूज कर रहे हैं हम लोग। डाटा एनालिसिस का क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, एनालिसिस टूल्स यूज है इसमें कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन, ये आपको बाद में समझाया जाएगा, डोंट टेक इट टू मच इनटू इट, एंड मीडिएटिंग एनालिसिस और वो सारा, वो आपको सारा समझाया जाएगा इसको कैसे हमने एनालिसिस करना है। उसके बाद आप साइनॉप्सिस में लिखते हैं टेंटेटिव चैप्टर प्लान, जो आपका थीसिस बनेगी उसका चैप्टर प्लान क्या, चैप्टर 1 ये रहेगा, चैप्टर 2 ये रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, और यही आपका एंड टू एंड यही स्टिक होता है भाई, इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हो। तो अगर आपने 5 चैप्टर बनाने हैं और आपने as per UGC guideline you have to make around 200 pages of thesis, तो आप अगर 5 चैप्टर को भी 6 मंथ्स सॉरी 2 इयर्स में डिवाइड कर लोगे तो ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से 40 पेजेस इन 6 मंथ्स का एक बेसिक आता है, विच इज वेरी वेरी अचीवेबल। तो इतना बड़ा मैटर ही नहीं है कि थीसिस कंप्लीट ना हो टाइमली। उसके बाद आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, उसका चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, उसके सारे मेजर कंटेंट्स आ गए, टाइटल आ गया, उसमें क्या क्या रहेगा, एंड फाइनली द रेफरेंस ऑफ द थीसिस। ये साइनॉप्सिस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जब आप ये साइनॉप्सिस ऐसे कंप्लीट करके यू सबमिट इट अक्रॉस विद अ स्मॉल प्रेजेंटेशन, उसके बाद आपका टाइटल फाइनलाइज हो जाता है। टाइटल फाइनलाइज होने के बाद आपका आरडीसी लेटर बनता है, आरडीसी लेटर में आपका टाइटल एंड गाइड का नाम होता है, देन यू स्टार्ट योर थीसिस मेकिंग। थीसिस मेकिंग आपकी will be made in the format of this only, ये वाला, इस मतलब यू डोंट गेट आउट ऑफ दिस, आपका यही रहेगा जो आपने साइनॉप्सिस फाइनल किया, आप इसी के हिसाब से बनाओगे एंड मेक इट वेरी क्लियर। उसको डिवाइड भी किया हुआ, अगर आप मंथ वाइज देखें तो 2 मंथ्स में इंट्रोडक्शन हो गया, 2 टू मे बी 5th मंथ तक रिव्यू लिटरेचर कंप्लीट करोगे, 5th से लेके 8th मंथ तक आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होगा, 8 टू मे बी डाटा एनालिसिस आप 11 मंथ्स तक करेंगे। आप उसके बाद अराउंड एन ईयर और सो रिजल्ट डिस्कशन कंक्लूजन, इसको एक्सटेंड करके 2 साल में आप टोटल कंप्लीट कर सकते हैं। इट इज वेरी श्योर दैट इफ डिजाइन्ड वेल यू विल बी एबल टू कंप्लीट इट इन 2.5 years मैक्सिमम। तो ये रहा हमारा साइनॉप्सिस पार्ट डन। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा एक थीसिस भी आपको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। ओके, ये एक थीसिस है ऑफ अ पर्टिकुलर स्कॉलर। फिगर, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एब्रिविएशन वगैरह सारा आएंगे। अब आप कोरिलेट करिए जो आपने साइनॉप्सिस सबमिट करी है तो डिफरेंट स्टूडेंट, बट कोरिलेट करिए जो आपने साइनॉप्सिस पढ़ी है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हो गया, आपने वो इंट्रोडक्शन को एक्सपैंड कर दिया, इट गोज लाइक दिस, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडीज आ जाएगा, फिर फ्रेमवर्क्स आ जाएंगे, Excuse me, sir. Good morning. आ जाएंगी, Good morning, sir. और रिव्यू ऑफ लिटरेचर आ गया जो हमने देखा, सेकंड चैप्टर लिटरेचर रिव्यू आ गया। अब मैं आपको सिर्फ ये तो सारा कंटेक्चुअल हो गया, मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाऊंगा व्हेन इट कम्स टू योर Good morning, sir. एनालिसिस पार्ट।
अब आगे आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसमें हमने पिक किया हुआ है कंपोनेंट, रेगुलरिटी, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, उसमें हमने क्या लिया है, पर्पस ऑफ रिसर्च के, उसका डेटा क्या है। ये सेकेंडरी डेटा वाली थीसिस है जिसमें आरबीआई के सर्कुलर्स हो गए, आरबीआई की फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हो गई, बीओसी की क्लाइमेट रिस्क सिनारियो हो गए, सारे गवर्नमेंट की डेटा सोर्सेज हैं। तो सारा सेकेंडरी फ्रेमवर्क में, इसमें कोई इंटरव्यूज नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उसके बाद बैंक की एनुअल रिपोर्ट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट्स हैं, डिस्क्लोजर्स हैं, रिस्क मैनेजमेंट हैं, बैंक मेथडोलॉजीज हैं, क्या उन्होंने किया है, एनजीएफएस सिनेरियो डेटाबेसेस हैं। ये सारा सेकेंडरी डेटा से पिक किया गया थीसिस है, उसी की एनालिसिस की है। सो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि ऑल द पीपल हु वांट टू, ऑल द स्कॉलर हु वांट टू बी एन इजी कंप्लीशन, वो सेकेंडरी डेटा पे कर सकते हैं। और जो प्राइमरी डेटा में करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, बट इट रिक्वायर्स अ बिट मोर एफर्ट देन सेकेंडरी डेटा। फिर उसकी एनालिसिस करने के बाद देन वी डू अ टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद रिजल्ट्स कैसे आते हैं मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा। ये देखिए, डाटा कलेक्शन प्रोसेस में मैंने आपको बता दिया डाटा कहां से कलेक्ट हुआ। एनालिटिकल टूल्स क्या क्या यूज हुए, एमएस एक्सेल, आपकी एक अलग से सेशन भी करेंगे फॉर एमएस एक्सेल। आर प्रोग्रामिंग इज अगेन अ सॉफ्टवेयर, उसकी भी आपको अलग से करेंगे। पाइथन इज अगेन अ सॉफ्टवेयर, वो भी आपको अलग से हम सेशन करेंगे। ये सारे इसमें यूज हुए हैं, ये 4 टूल्स यूज हुए हैं। अब उसके क्या एक्सेल में कैसे कैसे हमने उसको एनालिसिस करा है वो हमने डाला है। उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया है वो हमने डाला है। उसके बाद ये आर प्रोग्रामिंग की हमने शीट्स डाली हैं जो प्रोग्रामिंग हुई हैं। ये सारा आपको बताएंगे, इट इज नॉट रॉकेट साइंस, वेरी इजी। आपको कैसे करना है, क्या सेशंस रहेंगे, वो सारा आपको करके बताएंगे। उसके बाद क्या उसके रिजल्ट्स आए, टाइम सीरीज कैसे बना है, वल्नरेबिलिटी इंडेक्स कैसे निकला है। उसके बाद हीट मैप्स होते हैं, ये कैसे बनाने हैं वो भी बताएंगे। सो ये भी सॉफ्टवेयर ही होते हैं, उससे बनता है। यू हैव टू जस्ट पुट इट अक्रॉस एंड कंप्लीट इट। बहुत बड़ा मैटर नहीं है। लास्ट पार्ट होता है आफ्टर योर एनालिसिस वगैरह, लास्ट पार्ट आएगा। तो लास्ट का जो स्टेप है वो दिस इज व्हाट। उसके बाद उसके आपके रिग्रेशंस क्या क्या बने हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हो जाता है। सो हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी आपको सिखाएंगे। सिनेरियो मॉडलिंग कैसे रहती है, पाइथन के कैसे यूज करते हैं सॉफ्टवेयर, उसके क्या क्या कोड फाइल्स हैं, वो ऐसे पाइथन यूज होता है, वो भी आपको दिखाएंगे। एंड उसके क्या क्या कैसे कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सो एंड में आपके सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड उसको फिर आप फाइनली आप उसको फाइनल रिजल्ट्स में डाल देते हैं कि यार मेरा ये रिजल्ट आया आफ्टर माय सिनेरियो सैम्पलिंग ऑफ डिजाइन। तो दिस इज हाउ द थीसिस इज डिफाइंड। You don't require more than maybe 200 odd pages thesis, nothing more is required. Okay. स्मार्ट एंड एथिकल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजकल चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी से मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स ये प्रॉब्लम करते हैं कि चैट जीपीटी से सारा डाउनलोड कर लेते हैं एंड फिर उसकी रिजेक्शन आती है। तो बी, अगर आप कोई कंटेंट डाउनलोड भी करना चाहते हैं, रिफ्रेश करिए अपनी लैंग्वेज में, उसको रिफ्रेश करके लिखिए, वर्ड में फिल करके उसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो उसमें ह्यूमन टच डालिए। रेफरेंस मैनेजर्स यूज कर सकते हैं, ग्रामर टूल्स यूज करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जिसमें ग्रामर आपको टच करते हैं, चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाएंगे आपको। साइटेशन का डेटाबेस यूज कर सकते हैं। एआई जनरेटेड आर्गुमेंट्स मत करिए, ऑटोमेटेड पैराफ्रेजिंग मत करिए, फेक साइटेशन मत डालिएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे प्लेजरिज्म के, आपको चार्जेस बार बार देने पड़ेंगे। आपका प्लेजरिज्म आ गया 30, फिर आएगा 25, फिर आएगा 20, चेंजेस करते 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 यू बीन स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी ऑन प्लेजरिज्म, रिजेक्शन होगी। एंड फाइनली क्या होता है कि जब 6 इयर्स, बड़ा फ्रस्ट्रेशन आता है जब 6 इयर्स होता है, वो डिग्री कैंसलेशन तक भी चला जाता है।
सो इसको पहले से ही प्लान करके चलिए ताकि यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन गेटिंग द। अब मैं आपको एक ना प्लेजरिज्म रिपोर्ट चेक कराता हूं ताकि यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि एक्चुअली में होता क्या प्लेजरिज्म। ओके, नाउ दिस इज अ प्लेजरिज्म रिपोर्ट। ये ऐसे प्लेजरिज्म आती है जैसे इसमें 3% ऑफ ओवरऑल सिमिलैरिटी लिखा हुआ है, विच मीन्स हमारी जो सिमिलैरिटी फ्रॉम इंटरनेट एनी ऑफ द सोर्सेज इज ओनली 3%। तो यूजीसी बोलता है 10% से कम होनी चाहिए, तो देन दिस इज एप्लीकेबल। अगर ये 10% ज्यादा होगा तो आपको एप्लीकेबल ही नहीं, आपको लेंगे ही नहीं थीसिस या सिनॉप्सिस। तो उसमें टॉप सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से वो आया है, फिर उसके हर एक लाइन की इंडिपेंडेंट एनालिसिस होता है। टॉप सोर्सेज कहाँ कहाँ है, पब्लिकेशन कौन सी यूज कहाँ से निकाला है, इंटरनेट सोर्स कहाँ से निकाला है, स्टूडेंट के कौन कौन से पेपर से एनालिसिस निकला है, फिर उसके बाद पब्लिकेशंस कौन कौन से एनालिसिस निकला है, और उसमें परसेंटेज भी आप ये चेक करिए, लेस देन 1%। मतलब अगर इसकी एनालिसिस के लिए मैंने सी किशोर रेड्डी और इनका पब्लिकेशन देखा है तो लेस देन 1% का डेटा वहां से पिक किया है। उसके बाद आपका हर एक लाइन का एनालिसिस आएगा, ये देखिए। सो वी कैनॉट रन विद एनी ऑफ कि हम सोचे हम डेटा इंटरनेट से निकालेंगे एंड वो अभी एआई का भी सॉफ्टवेयर है और प्लेजरिज्म का भी सॉफ्टवेयर। एट लैमरिन वी हैव ऑल इन हाउस सॉफ्टवेयर्स फॉर एआई प्लेजरिज्म। आप वो रेगुलरली वी कैन चेक इट अक्रॉस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एंड में जाके तो जितने आपके जहां जहां पे प्लेजरिज्म आ रहा है दैट इज मार्क्ड, सो यू कैन नॉट रन फ्रॉम प्लेजरिज्म्स। तो हमें स्टार्टिंग से ही वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट एंड वी कैन मतलब अगर हम इसका टेक केयर करेंगे देन वी कैन कैरी इट फॉरवर्ड। व्हाई फॉर्मेटिंग मैटर्स, यूनिवर्सिटी का कंप्लाइंस होता है, फॉर्मेटेड होना चाहिए, एकेडमिक डिसिप्लिन होना चाहिए, लास्ट मिनट डिले मत रखिए, टाइमली कंप्लीट करिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जितने आपके प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं उस साथ साथ आपका काम कंप्लीट करवाते हैं ताकि इट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम। जब पीएचडी टाइमली कंप्लीट है उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो ही नहीं सकती किसी के लिए, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द पीएचडी प्रोग्राम। रिसर्च एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स मैम ने सेशन भी लिया था, डॉक्टर नवनीत मैम ने। एथिक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी क्वेश्चनर ले रहे हैं, उनका डेटा ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, ईमेल आईडी ले रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका मिसयूज ना हो। जो जो हमारे क्लिनिकल वाले पीएचडी स्कॉलर्स हैं, मे बी एमएलटी हो गया या फार्मेसी हो गया, अगर कोई लैब टेस्टिंग करनी है या एनिमल टेस्टिंग करनी है, उसका एक क्लिनिकल एथिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कि nobody should be harmed in that. So ethics has to be very simplified. रिसर्च की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, मिसिंग कंसेंट होना चाहिए। कॉमन वायलेशन ये होता है डाटा का मैनिपुलेशन करते हैं, गाइडलाइंस को इग्नोर करते हैं, यही आपकी थीसिस को डिले करता है, नथिंग मोर देन दैट। मेकिंग रिसर्च जर्नल रेडी मैंने आपको पहले दिखाया था, मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा, इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट प्रोसेस। थीसिस और जर्नल में क्या फर्क होगा, थीसिस लॉन्ग होती है, जर्नल ब्रॉड होती है। जो आर्टिकल मैं कह रहा हूँ, जर्नल्स को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल छोटा रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, इट हैज टू बी क्वालिटी बेस्ड। मतलब इट शुड नॉट बी आप भागो मत कि भी मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट करके करना है, क्वालिटी बेस्ड हो, आपके खुद के एक्सपीरियंस बेस्ड भी आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ टू प्रिपेयर, सिलेक्ट वन क्लियर कंट्रीब्यूशन, जर्नल का स्कोप देखिए, रिव्यू क्रिटिसिज्म देखिए, फास्ट अगर आपको फास्ट एक्सेप्टेंस चाहिए, नो रियल पीयर रिव्यू होना चाहिए, और उसके बाद आपका ये आपका डैमेज एकेडमिक रेपुटेशन करता है। एक चीज समझिए, देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स इन द मार्केट जो कि कहीं पब्लिश नहीं होते। इट इज एडवाइजेबल फॉर एवरी सिंगल पर्सन कि जो आप जर्नल यूज कर रहे हैं उसका एकेडमिक रेपुटेशन होना चाहिए। मैंने आपको रिसर्च आर्टिकल स्कोपस का दिखा दिया था, यू कैन स्टडी दैट। वाइवा अवेयरनेस फ्रॉम डे वन, हमेशा याद रखिएगा कि वाइवा में, फाइनल वाइवा में आपसे क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले ओनरशिप आपकी है तो बी कॉन्फिडेंट कि मेरा प्रोडक्ट, मेरा टाइटल है, मेरी ओनरशिप है, मेरी इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। सो हैव दैट क्लैरिटी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखिए एंड कंट्रीब्यूशन रखिए। फेलियर क्या होता है, आप ऑब्जेक्टिव में कंफ्यूज होते हो, जस्टिफिकेशन नहीं होती, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हो बिकॉज आपने कॉपी पेस्ट किया होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है।
प्रिपरेशन इज की, कीप नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे नोट्स बनाते रहिए। देखिए हमारा टारगेट है 180 to 200 पेजेस, छोटे 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 नोट्स भी आप बनाते रहेंगे, यू विल बी एबल टू रीच योर थीसिस एग्जैक्टली इन 2 years, नो प्रॉब्लम। डॉक्यूमेंट की डिस्कशंस करते रहिए, सेंड इट अक्रॉस टू योर गाइड, उनको समझाइए, मीट देम ऑनलाइन ऑफलाइन, जो नियर टू द यूनिवर्सिटी है, कम ऑफलाइन टू द यूनिवर्सिटी, एक दिन बैठिए, डिस्कशन करिए, ऑनलाइन डिस्कशंस कर लीजिए, अंडरस्टैंड एवरी चैप्टर को डिवाइड करके उसको कंप्लीट करें। दीज आर, ये आप डे 1 से अपने माइंड में रखेंगे, यू विल बी एबल टू कंटिन्यू। सो आई थिंक प्रेजेंटेशन मेरा हो गया। I can take questions one by one if anybody has that. Hello. Hello. I can take one by one. Just go. Yeah. Hello. Yeah, Deepika, please. Good morning, sir. Morning, Deepika. And Happy New Year to everyone. Happy New Year. Yeah. Actually, sir, my query is regarding अगर हम जो अपना थीसिस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो प्लेगरिज्म हमारा चेक होगा, वो हमारा गाइड खुद चेक करेगा हमारा प्लेगरिज्म? नहीं, वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करेंगे। यूनिवर्सिटी में। सो सर, उसके चार्जेस हमें पे करने पड़ेंगे या वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? देखिए, वन और टू फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, बट अगर रिपीटेड वो उसके पे चार्ज। सॉरी सर, कितने टाइम मतलब हम कर सकते हैं अपना चेक? हम प्रोसेस क्या करते हैं, आप एक चैप्टर उसका प्लेजरिज्म करते हैं, फिर चैप्टर 2 बनाएंगे, उसका प्लेजरिज्म, उसके चार्जेस। तो जब आप प्लेजरिज्म डे 1 से करते हैं, तो यू विल नॉट हैव फाइनल प्लेजरिज्म। सर, आपकी वॉइस कट रही है। ओके, अभी लाउड इज क्लियर? नाउ सर, यस सर। यस। तो हम क्या करते हैं, जैसे चैप्टर 1 है, उसका प्लेजरिज्म करते हैं, फिर चैप्टर 2 का प्लेजरिज्म करते हैं, चैप्टर 3 का प्लेजरिज्म करते हैं। सो एंड में जब आपका प्लेजरिज्म कर रहा है, तो फिर आपको प्रॉब्लम भी आती है। सर एक्चुअली वॉइस एको कर रही है। मैं बता रही हूँ सर, नहीं, अभी भी एको कर रही है, मतलब आप क्लियर नहीं है। जस्ट अभी is it better than before? it's still I will just be online, I will just disconnect and connect again. Now it is clear? yes sir, now it's clear. Okay. जी बताइए। सर एक्चुअली वन मोर क्वेश्चन, अगर हमारा प्लेगरिज्म 10% से ज्यादा आता है इन चैप्टर 1, तो उसके बाद हम दोबारा अगर हम अपनी प्लेगरिज्म चेक करने के लिए देते हैं, तो मतलब वो कितने टाइम हम एक चैप्टर अपना प्लेगरिज्म के लिए दे सकते हैं चेक करने के लिए? देखिए, मोर देन 10 आता है तो आपको चेंजेस दोबारा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके ठीक है सर। एंड सर एक और चीज थी, हमें जो अभी हम अपना थीसिस वगैरह बनाएंगे, उसको हमें पब्लिश भी करवाना पड़ेगा? थीसिस पब्लिश नहीं होगा, आर्टिकल पब्लिश। ओके सर, आर्टिकल। तो वो हमें जो आर्टिकल अपना पब्लिश करवाना पड़ेगा, तो वो हमें कोई लाइक किसी उसमें प्रॉपर जर्नल में पब्लिश करवाना पड़ेगा, या फिर हम अपने आप खुद करवाएं, या कोई यूनिवर्सिटी हमें बताएगी भी किस किस में करवा सकते हैं? नहीं, देयर आर लॉट ऑफ जर्नल, ऐसा नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्कोप दिखाया है या आपका मैंने एल्जेवियर दिखाया है, तो देयर आर लॉट ऑफ जर्नल सबमिट कर सकते हैं।
ये सब बट जो काफी हैं इनके चार्जेस भी काफी काफी ज्यादा होते हैं, तो हम अगर किसी कम उसमें करवाएं तो इससे इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? लाइक कई बाद में यूनिवर्सिटी कहेगी नहीं आपको इसी में ही करवाना था स्पेसिफिक, नहीं देखिए, क्वालिटी क्योंकि ऑफ कभी कई बार जनरल, फेक्स भी निकलती हैं कुछ, वो बाद में पता चलती है और हमें ऐसा नॉलेज नहीं है कि भी कौन सी वाली ज्यादा सही है और कौन सी नहीं है। नहीं देखो, क्वालिटी ऑफ जर्नल विल मैटर, यस सर। है ना? क्वालिटी होगा उसका, मतलब इट विल नॉट मेक गुड सेंस। सो हम ये कोशिश करते हैं कि क्वालिटी शुड बी देयर। यस सर, मेरी प्रॉब्लम यही है कि हमें अगर क्योंकि काफी सारे जनरल्स हैं और उनके अपने अपने अलग अलग चार्जेस हैं, तो कुछ काफी कम भी हैं बट जो जैसे हम स्कॉपर्स की बात कर रहे हैं ये काफी एक्सपेंसिव भी है, तो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं 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 मैम, स्कोपस में बड़ा मिथ है। स्कोपस इज अ जर्नल जिसमें आप, देयर आर फ्यू फ्री पेजेस, 9 से कम पेजेस होंगे तो इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आई ट्रिपल लिखेंगे, आई ट्रिपल 9 पेजेस से कम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप 9 पेजेस से ज्यादा बनाएंगे जर्नल का, वो चार्जेबल है। आप, मैंने आपको जो दिखाया दैट वाज ओनली 4 पेजेस का आर्टिकल, तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। आप 9 पेजेस से कम बनाएंगे, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर। सर आपकी वॉइस इतनी ज्यादा लैग हो रही है कि वो गूंज रही है, अच्छे से प्रॉपर समझ नहीं आ रहा। ओके, अब अभी भी ठीक नहीं आ रहा? सर अभी भी आ रहा है, अभी भी गूंज रहा है। हेलो, आप प्लीज ये जितने भी स्कॉलर्स हैं वो ना आप क्वेश्चन जो है ना माइक ऑफ कर दीजिए जिसकी क्लियर आवाज आएगी। थैंक यू। Okay, I will take questions from this. Abhi, if it's clear. ओके, हेलो सर। हाँ जी। सर हमें पता कैसे लगेगा, जैसे स्कॉपर्स के लिए गाइडेंस मार्केट में तो इतने सारे क्लोन जर्नल्स हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा ऑथेंटिक कौन सा है और क्लोन कौन सा है? नहीं, आपने ऐसे नहीं करना। इसमें क्या होता है, जब आप स्कोपस जर्नल प्लान करते हैं तो आप ना ORCID बनता है आपका एक, और ORCID बनेगा, वो हम स्टेप बाय स्टेप बने, और सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट का आप करेंगे तब हम बनाएंगे आपका ORCID। एंड हम स्कोपस के जर्नल्स आपको रेगुलरली भेजते रहेंगे कि दिस जर्नल इज ओपन फॉर मैनेजमेंट, दिस जर्नल इज ओपन फॉर मे बी फार्मेसी, दिस जर्नल इज ओपन फॉर क्या कहते हैं आपका लॉ। तो हम आपको रेगुलरली भेजते रहेंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम इन सच ए गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जर्नल। वी आर देयर आफ्टर योर सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। ओके, तो हमें मतलब जैसे पीएचडी में होता है कि इतनी पीयर रिव्यूड जर्नल्स इतने मैंडेटरी है, इतनी कॉन्फ्रेंस लगानी मैंडेटरी है, स्कॉपस की कॉन्फ्रेंसेस या स्कॉपस के जर्नल्स में पब्लिकेशंस इतनी है, तो उनकी क्या रेंज रहेगी? लाइक कितने पीयर रिव्यूड्स हमें करवाने हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस हमारी मैंडेटरी है? 2 journals will be required, 2 article submissions required, and 2 conferences required. Conferences you don't have to take any problem, because in duration of your 2 years we'll have lot of conferences, international national conferences in the university, ओके, तो आप वहां पे कवर कर सकते हैं। जर्नल्स भी आपका सेकंड प्रोग्रेस रिपोर्ट में सबमिट करेंगे। इट विल टेक, यस, फ्री जर्नल्स में आपको बताना भूल गया, फ्री जर्नल्स टेक्स अराउंड अ ईयर और सो फॉर पब्लिकेशन। तो हम सेकंड ही प्रोग्रेस रिपोर्ट में सबमिट कर देते हैं ताकि टिल यू फिनिश इट अक्रॉस, तो आपके जर्नल्स पब्लिश हो जाए। okay, how many peer reviewed we have to do, 2, and how many FDPs and Scopus paper publications? इसमें हमको देखिए, पीयर रिव्यू या करें या स्कोपस करें, वी रिक्वायर ओनली 2 आर्टिकल सबमिशन एज पर द यूजीसी नॉर्म्स। Okay, so it's not compulsory that Scopus होना ही मैंडेटरी है? इट इज नॉट मैंडेटरी, बट हम लोग हाई हैंड जर्नल हमेशा बोलेंगे, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ थीसिस उस पर डिपेंड करती है। अदरवाइज Okay, मार्केट में देयर आर लॉट ऑफ जर्नल्स फ्री ऑफ कॉस्ट भी होंगे, आपके सस्ते भी होंगे, बट व्हाई व्हेन यू आर, देखिए, योर टाइटल विल कैरी थ्रू आउट योर लाइफ विद यू, है ना? तो उसका क्वालिटी yeah. मेंटेन करना इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग ऐसा ना करें, हम लोग अच्छे जर्नल्स आते रहते हैं, विल कीप ऑन शेयरिंग इन द ग्रुप आल्सो, एंड विल हेल्प यू आउट इन कंप्लीटिंग योर जर्नल्स ऑन टाइम। Okay,
सर ये पूछना था कि ये प्लेगरिज्म चेक करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे बढ़िया है और क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या खरीदना पड़ता है? सर ये पेड होता है, बट मेरे को ऐसा लगता है सर अभी डोंट फोकस टू मच ऑन इट वेरी वेरी स्टार्टिंग। जब हम साइनॉप्सिस बनाते हैं तब एक बार प्लेजरिज्म करेंगे, उसके बाद आपके लेट से 5 या 6 चैप्टर्स हैं, हम 5 या 6 चैप्टर्स को कंप्लीट करते करते मतलब 6 to 7 प्लेजरिज्म करेंगे। तो दैट इज ऑल्सो आई गेस, आई डोंट थिंक कि वी हैव टू टू मच फोकस ऑन बाइंग अ सॉफ्टवेयर। विल गिव यू अ सपोर्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड कि आपको जो बेसिक प्लेजरिज्म रिक्वायर्ड है विल गेट इट डन। ओके सर। सर ऐसे फ्री ऑफ मतलब कोई ऐसा ऑनलाइन नहीं अवेलेबल होता है जो हम पर्सनली चेक कर सके कोई चीज? नहीं सर, ऑनलाइन एवरी प्लेजरिज्म चेक इज पेड, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन राइट नाउ। अगर आप करना चाहते हैं, लॉट ऑफ वेबसाइट्स वेयर आप प्लेजरिज्म का पे करके यू कैन गेट द प्लेजरिज्म चेक, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट व्हेन वी आर गिविंग यू दैट ऑप्शन एंड दिस वेरी अर्ली स्टेज टू गेट योर प्लेजरिज्म चेक, है ना, हम वो ऑप्शन तो दे ही रहे हैं जहां जहां पे आपको प्लेजरिज्म चेक है, यूनिवर्सिटी विल गेट इट डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। सर जैसे आपने थीसिस रीड करने के लिए एक वेबसाइट पोर्टल बताया, शोध गंगा, तो एजुकेशन के अगर पर्टिकुलरली हमने स्टडी करने हो तो उसके थीसिस रीड करने के लिए कोई यही साइट है या कोई और है सर? सर इसमें मैं आपको शोध गंगा थोड़ा सा और एलैबोरेट कर देता हूँ। शोध गंगा में जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो राइट हैंड साइड में सारे स्पेशलाइजेशंस हैं, एजुकेशन होगी, लॉ होगी, फार्मेसी होगी, आप उन पे क्लिक करिए तो आपको उसी से स्पेसिफिक थीसिस मिल जाएंगे। ठीक है सर, थैंक यू। सर कैन यू प्लीज सेंड द सिनॉप्सिस और जो आपने थीसिस दिखाई है इसका रेफरेंस ग्रुप में आप भेज सकते हैं? हाँ मैं भेज दूंगा आपको, एंड द पीपीटी आल्सो। हाँ मैं पीपीटी भेज दूंगा, रिकॉर्डेड सेशन लिंक भी भेज देंगे। ओके। Good morning, Hello, sir. good morning, sir. मॉर्निंग। आई विल टेक वन क्वेश्चन, पहले पूजा मैम का ले लेता हूँ, नीतू मैम आपका करता हूँ क्वेश्चन। यस पूजा। Okay. Thank you, sir. So actually, I have one question and it's like a doubt as well. Like जब मैंने MSc किया था तो मेरा थीसिस का जो टॉपिक था, टाइटल था, वो डिफरेंट था, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना टाइटल चेंज करूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका लाइक पॉजिटिव इफेक्ट होना है, नेगेटिव इफेक्ट होना है? क्योंकि उस टाइम पे मेरा मीडिया से रिलेटेड था बट अभी डिफरेंट है, मेरे माइंड में टॉपिक डिफरेंट है अभी। मैं बताता हूँ, उसका ना आपको पॉजिटिव है ना नेगेटिव इफेक्ट है। देखिए Okay. मैं हमेशा कंटिन्यूएशन ऑफ मास्टर्स इसलिए बोलता हूँ टॉपिक कि थोड़ा आपने स्टडी किया होता है तो इजी हो जाता है। बट अगर आपने जो टॉपिक अभी लिया है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, कॉन्फिडेंट अबाउट द टाइटल, अबाउट द रिसर्च, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देयर इज नथिंग, दे विल नॉट हैव एनी नेगेटिव इफेक्ट इनटू इट। Yeah, okay, thank you, sir. यस नीतू मैम, आपका क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं। हाँ जी, first of all, thank you so much for such a motivational, awareing session. My question is that, my God. यस मैम, थैंक यू। हाँ, my question is that कि आपने बोला सेकेंडरी डेटा यूज करना है, यूज कर सकते हैं, बहुत सारे रिसर्चर यूज भी करते हैं, लेकिन जब हम सेकेंडरी डेटा यूज करेंगे तो पता नहीं कितने रिसर्चर्स ने वो यूज किया होगा, तो उसमें डोंट यू थिंक कि प्लेगरिज्म बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, या फिर उसे कुछ ऐसी टेक्निक से यूज करते हैं कि सब सॉल्व हो जाता है? आपको छोटा सा इस पे एग्जांपल दूंगा। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आई टेक अ टाइटल ऑफ मे बी एआई, अगेन बोलूंगा एआई कंट्रीब्यूशन इन डिजिटल लाइब्रेरीज इन पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल। अब मैंने लिया एआई का इम्प्लीमेंटेशन पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट ने क्या किया है फॉर डिजिटल लाइब्रेरी। अब मेरे को अपना जो टाइटल है उसको इस तरीके से डिफाइन करना पड़ेगा कि वेयर माय टाइटल विल नॉट कंसाइज विद एनी अदर टाइटल। अब हो सकता है मैं अपने टाइटल को डिफाइन ऐसे कर दूं कि पर्टिकुलर ब्रांच में डिवाइड कर दूं, फॉर एग्जांपल एआई कंट्रीब्यूशन बाय पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट इन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी।
So my title will not concise with plagiarism. If my title is concise enough कि उसको टाइटल कहीं भी यूज नहीं हुआ हुआ, तो ऑब्वियसली जो स्टडी उनसे यूज की गई है वो कहीं पे भी नहीं होगी. मैं सिर्फ उससे रेफरेंस लेके उसको अपने बायोटेक्नोलॉजी वाले पर्टिकुलर टाइटल को ही स्टडी करके क्लोज करूंगा. सो माय टाइटल हैज टू बी दैट वेल डिफाइंड कि जहां से भी मैं डेटा लूं. अब हो सकता है कि मैं, आप या पूजा मैम उसी पर्टिकुलर जगह से डेटा ले रहे हैं, बट माय टाइटल इज ओनली रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, तो मेरा प्लेजरिज्म नहीं आएगा बिकॉज मेरा स्टडी बेसिकली उसी का ही है सिर्फ. मतलब डाटा कहीं से भी लो लेकिन टाइटल स्पेसिफिक हो, वो मैच ना करे. टाइटल आपको बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए. इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है बिकॉज अगर आप ओपन एंडेड टाइटल छोड़ दोगे, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, आप मतलब यू विल रन अराउंड इन गेटिंग डेटा और टाइटल फाइनलाइजेशन. तो स्पेसिफिक रखो, छोटा रखो, बिल्कुल उसको पर्टिकुलर एरिया में कंसाइज करके रखो ताकि वो प्रॉब्लम ना आए बाद में कि कल को आप बोलो जी आई विल डू माई रिसर्च इन थ्रू आउट नॉर्थ इंडिया. अब नॉर्थ इंडिया तो आप स्टेट्स में कैसे कर लोगे इतना डेटा? अगर आप उसको कंसाइज करके चंडीगढ़ करते हो, चंडीगढ़ को कंसाइज करके पंजाब यूनिवर्सिटी करते हो, पंजाब यूनिवर्सिटी को कंसाइज करके बायोटेक्नोलॉजी करते हो, तो आपका एक छोटा सा एरिया हो जाता है, छोटा एनालिसिस हो जाता है और उसको आप अल्टीमेटली कंप्लीट कर सकते हो एज पर योर टाइटल. इन नटशेल यू वांट टू से कि जो मैंने रिसर्च करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू इन लाइफ स्किल्स, तो मैं शोध गंगा पे लाइफ स्किल्स के सारे देख लूं और उनसे मैच ना हो मेरा, उनसे थोड़ा वो सा हम हेल्प आउट डिफरेंट हो. करेंगे मैम जब आपका टाइटल फाइनलाइज होगा ना, करने जाएंगे. तो अगर आप रिसर्च डिपार्टमेंट को 6 to 7 टाइटल्स देते हैं, तो हम आपको ये बताएंगे कि इसमें ये चेंजेस आप कर सकते हैं एंड इट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर. जो आपको चेंजेस करके देंगे हम लोग, दैट विल बी नॉट यूज्ड एनीवेयर इन द एंटायर थीसिस सिनेरियो. तो हम भी वो आपको हेल्प करेंगे. जो डोंट हैव टू वरी अबाउट, बट अपना आइडिया क्लियर रखें. मतलब आपने लाइफ साइंसेज में करना है, क्या आपका आइडिया है, क्या फ्यूचर में उसका स्कोप देख रहे हो, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड. Okay, thank you so much, sir. Thank you, and again, thank you for such a wonderful session. Thank you, man. Thank you so much for joining in. Ram Kumar ji, I can take your question. Agar if you have any of the questions, you can write down on chat box also. यहाँ पे लिख दीजिए. I will respond you back. इसी में ही I can discuss on the call. मैंने अभी मैसेज लिखा है इन कॉल मैसेजेस में. बाकी इन द इंटायर रिसर्च सिनेरियो आप एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इट हैज टू बी डिवाइडेड प्रॉपरली. लेमन लैंग्वेज में आपने 200 पेजेस बनाने हैं. अगर आप 200 पेजेस 2 साल में नहीं बना पा रहे, तो इसमें देयर इज, यू कैन नॉट टेक आउट फॉल्ट ऑफ एनीबॉडी. इट इज वेयर कि 200 पेजेस अगर इट्स नथिंग, इट इज जस्ट दैट आपको डिवाइड करके रखिए. एक वर्ड फाइल बनाते रहिए, चैप्टर्स को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए, उसको एंड में जाके कंसाइज एडिट करके खत्म करिए. नथिंग ऐसा चाहिए. बहुत बड़ा मिथ है कि कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता. एंड आई मीट लॉट ऑफ पीपल from government universities, private universities, have been working, who've been from last 5 years, उनका synopsis final नहीं हुआ होता. And there is no rocket science into it. आपको 6 पॉइंट कंप्लीट करने हैं, आपका आइडिया क्लियर होना चाहिए, आपका synopsis फाइनल होगा. So that is where just focus on clarity of your mind and there is no big deal into it. So ऐसा है, if anybody had a question, आप ग्रुप में है, यू कैन कॉन्टैक्ट योर पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटर्स फॉर इट. अदरवाइज रिसर्च डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट करिए. विल बी एबल टू हेल्प यू आउट ऑन दैट. देखिए, मैं आपको एक चीज बड़ा रेस्ट एश्योर करता हूँ, लैमरिन में वी आर नॉट लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी की आपको आप आओ, मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूंगा, मैं आपको जवाब नहीं दूंगा. विल सपोर्ट यू थ्रू आउट. हमारा मेन टारगेट ये है कि जो मिथ ऑफ पीएचडी है कि भी वो खत्म नहीं होता टाइमली, वी हैव टू क्लियर दैट. मतलब हमारा टारगेट है कि 2.5 years में मैं आपकी प्री सबमिशन कराऊं एंड देन वी कॉल फॉर द फाइनल वाइवा. तो लेट्स बी वेरी वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट इट. हम लोग पॉजिटिव होके चले. एंड फ्रॉम लैमरिन साइड, फ्रॉम एमरा साइड, हम लोग आपको 200% सपोर्ट करेंगे फॉर इंटायर रिसर्च प्रोसेस, ताकि हम लोग इसको टाइमली कंप्लीट करें एंड वी गेट द फाइनल अवॉर्डेड डिग्रीज.
So if you have any other questions, you can contact your coordinators, you can contact research department, and we'll have all interactive sessions in coming week also, जिसमें मैं थोड़े से सॉफ्टवेयर्स प्लान कर रहा हूँ, जैसे R प्रोग्रामिंग हो गया, पाइथन हो गया, तो उसका एक सेशन करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा एनालिटिकल टूल्स की इंफॉर्मेशन बेटर मिले. So thank you everybody for joining in, and wish you a very happy new year. मैं starting में forgot to wish you all. So we'll have a wonderful year, and we'll have a wonderful year dedicated to research with LAMP. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Have a good day. Thank you.